कोई भी इलेक्शन होती है ना, हर पार्टी चाहती है कुछ ना कुछ सामने। वैसे आप एसेस क्या कर रहे हैं, इस तरह अभी तक कैसा रहा है चुनाव? मैं तो ठीक ही मानता हूँ। जहाँ तक रोशनी की बात है, मे बी आप इसको इस तरह से देखते हो कि अभी इसको ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। आदाब। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली के लिए केंद्र सरकार बहुत कुछ कर रही है। केंद्र सरकार जो कुछ जम्मू कश्मीर में कर रही है, क्या 5 अगस्त 2019 के बाद जो बहुत सारे लोगों ने जम्मू कश्मीर को लेकर कहा था कि अब दोबारा से लोकतंत्र की शुरुआत नहीं हो पाएगी, लोकतंत्र जम्मू कश्मीर में आएगा कि नहीं आएगा, अब यहाँ झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा, और भी कई बातें कही थी। इस समय ग्राउंड परिस्थिति क्या है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त हैं पूर्व चेयरमैन जम्मू कश्मीर सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक और जम्मू के एक नामी ग्रामी एकेडमिशियन परवीन शर्मा। परवीन जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आप एक स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट भी हैं और राजनीतिक जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं उन पर नज़र भी रखते हैं। डीडीसी चुनाव जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली के लिए कितना बड़ा कदम है केंद्र सरकार का? देखिए जुनैद जी, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ है, जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करता हूँ 1950 से, शुरू में तो पंचायत इलेक्शंस कहीं भी नहीं होते थे, बट देन बाय लेट 50s राजस्थान, आंध्र प्रदेश वगैरह में चुनाव होना स्टार्ट हुए, और बाय मिड 60s पूरे कंट्री में पंचायत्स इन प्लेस हो गई थी। लेकिन सिंस ये जो लोकल गवर्नमेंट है ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो इस पे लॉ बनाने का जो प्रेरोगेटिव है वो स्टेट लेजिस्लेचर का है। तो बहुत सारी स्टेट्स ने लॉज बनाए, लेकिन देखा गया स्टेट्स ने जो लॉज बनाए उनमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। ना तो स्ट्रक्चर को लेके यूनिफॉर्मिटी थी, ना ही रेगुलर इलेक्शंस होते थे, ना ही जो टीयर सिस्टम था, कहीं 2 टीयर था, कहीं 3 टीयर था, कहीं 4 टीयर था। तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, और कई बार तो ऐसा होने लगा कि कुछ जगहों पे इलेक्शन होती थी, बॉडीज़ को सुपरसीड कर देते थे फॉर ईयर्स टुगेदर, फिर इलेक्शंस कंडक्ट नहीं की जाती थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा हमें इस पे कुछ करना चाहिए। तो जब राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट थी उस वक्त 64th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस की गई थी, बट किसी वजह से वो राज्यसभा में पास नहीं हो पाई थी। स्टेट्स को लगा कि ये ओवर सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा अगर ये मैटर इसके ऊपर सेंटर लेजिस्लेट करेगा। एफर्ट्स चलते रहे, लेकिन फिर स्टेट्स को ऑन बोर्ड लिया गया और स्टेट्स ने भी फिर कंसेंट दी, और आप सब जानते हैं 73rd अमेंडमेंट पास हुई, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक नया पार्ट ऐड हुआ, पार्ट 9, और उसमें पंचायत्स को लेके चाहे उनके स्ट्रक्चर की बात हो, चाहे उनकी इलेक्शन की बात हो, ड्यूरेशन की बात हो, कौन सी एजेंसी होगी जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाएगी, उनका ऑडिट कैसे होगा, फाइनेंसेस को लेके क्या पोजीशन होगी, इस सब के रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस इनकॉर्पोरेट किए गए। और सब स्टेट्स को टाइम दे दिया गया कि 1 साल के अंदर अंदर आप अपने स्टेट लॉज को इन ट्यून विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कर दो, और सब स्टेट्स ने ऐसा किया भी। लेकिन J&K में एज यू नो, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हमारे यहाँ वो अमेंडमेंट एक्सटेंड नहीं की गई। हमारा अपना यहाँ कानून तो सब स्टेट्स का अपना ही है, बट बाकी स्टेट्स में था कि कानून एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी था, लेकिन हमारे लिए ऐसा नहीं था क्योंकि वो पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का J&K में एक्सटेंड नहीं किया गया था। तो बड़ी देर से यहाँ एक डिमांड थी कि यहाँ भी 73rd अमेंडमेंट को लागू किया जाए, जहाँ स्टेट को कुछ लेके रिजर्वेशन थी हमारी स्टेट को, और किसी तरह से वो नहीं हो पाया, जो अनफॉर्चुनेट था। हो जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ अल्टीमेटली लोगों के एम्पावरमेंट की बात होती है। यहाँ इसमें सेंट्रल स्टेट वाला कोई इशू नहीं था, लेकिन फिर भी किन्हीं कारणों से, आप भी जानते हैं हमारी स्टेट की राजनीति कैसी रही है, उनको लेके ये एक्सटेंड नहीं हो पाया। सब बीजेपी भी कहती थी, कांग्रेस भी कहती थी कि इसको एक्सटेंड करना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाया। अब ये जो डेवलपमेंट्स हुई लास्ट ईयर 2019 में, उसके बाद तो सर्टनली अब तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहाँ अप्लाई हो गया, तो अब स्टेट लॉ को भी अकॉर्डिंगली चलना है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारी चेंजेस लाई गई हैं, और सबसे बड़ी चेंज जो है वो पहली बार हम ये देख रहे हैं कि तीनों टायर के लिए इलेक्शन हो रही है, और अब ये जो 3rd टीयर है जिसको आप DDC इलेक्शंस कह रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। अल्टीमेटली जब आगे से रेगुलर इलेक्शंस होने लगेंगी तो मैं आपको ये बता दूं कि सब टीयर्स के लिए डायरेक्ट इलेक्शंस होगी।
आप जब पंचायत के लिए वोट करेंगे, आप ग्राम पंचायत के लिए भी करेंगे, पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पे होगी उसके लिए भी करेंगे, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी होगी उसके लिए भी करेंगे। सो दिस इज एक्चुअली मेन डिसेंट्रलाइजेशन, यहाँ हम पीपल्स एम्पावरमेंट तो इस तरीके से भी कहें कि इट्स डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन जम्मू। सर्टनली सी, मैं इसको एक बड़ा आसान से तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें सर्टनली यू हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, एमएलए हैं, नेचुरली कोई एमपी भी रिप्रेजेंट करता होगा। अब हर काम के लिए आप एमएलए एमपी के पास जाएं, ये कोई बात नहीं बनती, और ना तो लोगों के पास इतना टाइम है, ना ही उनके पास टाइम है कि वो हर किसी को अटेंड कर पाएं। तो दिस इज टेकिंग डेमोक्रेसी टू द ग्रास रूट इन द सेंस, अब जो गांव में पंच सरपंच होते हैं, वो अगर जिसको काम है वो अपने गेट पे भी खड़ा हो जाएगा ना, तो पंच सरपंच उसको दिन में मिल ही जाएगा, तो वो अपनी बात उसके सामने रख सकता है। तो आपको एमएलए या एमपी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 को अमेंड किया गया, 35A को कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकाल दिया गया, उसके बाद सारे राजनीतिक पंडित अपनी अपनी तरह बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि, और राजनीतिक लोग भी जब डिटेंशन से बाहर आए, उन्होंने भी कहा कि तब तक हम किसी भी लोकतांत्रिक जो भी आपका प्रोसेस होगा उसके हिस्सेदार नहीं बनेंगे जब तक आप 370 को रिस्टोर नहीं करते, 35A को रिस्टोर नहीं करते, हमारा झंडा जो फ्लैग था, स्टेट फ्लैग, उसको वापस नहीं करते। लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं आया और तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो डीडीसी के चुनाव में उतर आए हैं। क्या आप इसको केंद्र सरकार का मास्टर स्ट्रोक मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। देखो, जहाँ तक 35A को हटाने की बात थी या 370 को अमेंड करने की बात थी, मुझे लगता है उसका कारण हम ही लोग हैं। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को रोक दिया, बहुत सारी पीपल फ्रेंडली लेजिस्लेशंस को यहाँ आने नहीं दिया, बहुत सारी स्कीम्स को यहाँ तक पहुँचने नहीं दिया, और बहुत सारी सेक्शंस थी हमारी पॉपुलेशन की, JNK की, जिनको बहुत सारे राइट्स नहीं थे। अगर उन एनोमलीज को पहले से ठीक कर लिया होता तो शायद ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सब हमारी वजह से ही हुआ है, राइट? दिस इज़ वन थिंग। 2, अब सिंस वो चेंजेस आ गई हैं, और जैसा आपने कहा कि बहुत सारी पार्टीज़ ने पहले भी पंचायत इलेक्शंस को बायकॉट किया, मैं कहता हूँ डेमोक्रेसी में ये सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब अगर आप अपनी बात लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं ना, तो वो पहुँचाने का एक ही तरीका है, यू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस, यू विल कम टू नो द नर्व ऑफ द पीपल आल्सो, लोग क्या चाहते हैं, और जब आप जीत के आते हैं तो इसका मतलब वो आपकी बात को अप्रूव कर रहे हैं, वो आपके साथ चल रहे हैं। तो मैं इसको बहुत वेलकम करता हूँ, ये जो सब पार्टीज़ ने डिसीज़न लिया कि हम लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। जितनी भी पार्टीज़, जो भी अलायंस हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, मैं इन सबको ठीक मानता हूँ, और मैं कहता हूँ ये इससे जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, वो स्ट्रेंथन होगी। इससे आपने कहा कि इससे डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी, लेकिन हमने जम्मू कश्मीर में ये देखा इतिहास में कि म्यूनसिपैलिटी के चुनाव कराने थे, म्यूनसिपैलिटीज़ के चुनाव कराने थे, लेकिन उस समय जो मंत्री थे और उस समय की जो सरकार थी, हालांकि मुख्यमंत्री ने 1-2 बार उस समय कहा था कि जी मैं चुनाव करवाना चाहता हूं, लेकिन तमाम MLAs मिलकर गए, उन्होंने कहा जी ये चुनाव मत करवाइएगा, हमारा क्षेत्र जो है, हमारे क्षेत्र में हमारी जो जुरिस्डिक्शन है, हमारी जुरिस्डिक्शन में इससे फ़र्क पड़ता है। यानी हल्के लफ्ज़ों में अगर मैं ये कहूँ तो इस तरीके से कहूँगा कि जी हमें सैलून का इनॉग्रेशन भी हमने कराना है, गली भी हमने बनवानी है, ट्रांसफार्मर अगर कहीं मोहल्ले में लग रहा है वो भी हम ही ने लगवाना है। तो आपको क्या लगता है कि अब DDC के चुनावों के बाद, म्यूनसिपैलिटी में मेयर की और डिप्टी मेयर की एम्पावरमेंट के बाद, आपसे समझना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जब भी कभी असेंबली के चुनाव जम्मू कश्मीर में होंगे तो MLA साहब को क्या इन पंचायतों को जिंदा रहने देंगे, इन म्यूनसिपैलिटीज़ को जिंदा रहने देंगे? क्योंकि आपने इस बार तो चुनाव करवा लिए, लेकिन कैसे आप इंश्योर करेंगे कि ये चुनाव फिर 5 साल के बाद हों? देखिए, मैं इसको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड में इस बात को कहूँगा। जैसे आपने कहा कि MLAs या MPs जो हैं वो नहीं चाहते कि ये लोअर लेवल इंस्टीट्यूशंस, ये जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम नहीं है, सब जगह। देखो, जब पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ स्ट्रांग होती हैं ना, तो ब्यूरोक्रेसी की पावर्स भी कम होती हैं, और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जो आपकी डिपेंडेंस है वो भी कम होती है। तो तभी तो ये सिस्टम लाया गया है, क्योंकि इससे हम जो डेवलपमेंट है वो पॉपुलर सुपरविजन के अंडर होगी। गांव में जो हो रहा है, ब्लॉक में जो हो रहा है और डिस्ट्रिक्ट में जो हो रहा है, वो पॉपुलर सुपरविजन, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे आर सुपरवाइजिंग द होल थिंग। तो मैं इसको मानता हूं कि ये इसको कोई रोक नहीं सकता, ये अपने आप में एक फोर्स बनते जाएगी। अभी जो आप DDC की इलेक्शन देख रहे हैं ना, 280 लोग जीत के आएंगे, 280 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, वो अपने आप में एक फोर्स होगी।
ना कोई एमपी, ना कोई एमएलए, ना कोई मिनिस्टर इन फ्यूचर इनको इग्नोर कर पाएगा। क्योंकि ये देखो, एक और चीज़ आप देखिए, जिसने ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम किया होगा, यहीं से लीडरशिप उभर के आएगी और आपको अच्छे लोग आगे। आप लोग कहते हैं ना कि बहुत कम लोग हैं, वही लोग हैं 4-6 जो लोग इलेक्शन भी लड़ते हैं, वही लोग आपके सामने आते हैं। ये एक तरह से ट्रेनिंग ग्राउंड है। यू विल सी मैनी पीपल कमिंग अप एंड टुमारो दे कैन अज्यूम बिगर रोल्स आल्सो। कल को वो एमएलए भी बन सकते हैं, एमपी भी बन सकते हैं, मिनिस्टर भी बन सकते हैं। तो मैं नहीं मानता कि इस प्रोसेस को कोई रोक सकता है। मैं एक बात और कहूँगा, जब शुरू में स्टेट्स ने 73rd अमेंडमेंट को स्टेट्स ऑब्जेक्ट कर रही थी, तो सेंटर ने पूछा स्टेट से कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने कहा ये लोकल गवर्नमेंट हमारा स्टेट सब्जेक्ट है, आप इस पे लॉ बनाएंगे तो ये तो इससे अल्टीमेटली हमारी पावर्स आप इनको दे रहे हैं, लोअर लेवल इंस्टीट्यूशंस को। तो गवर्नमेंट ने कहा आप क्या चाहते हो? उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि इनको कितनी पावर्स देनी है हम डिसाइड करें। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जब 73rd अमेंडमेंट आप पढ़ो ना, इन लोकल इंस्टीट्यूशंस को, पंचायत और म्यूनसिपलिटीज को कितनी पावर देनी है ये स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करती है। दिस इज 1 2। लेकिन आज की डेट में डिबेट थोड़ी आगे चली गई है। अब तो लोग ये कह रहे हैं कि हम ऐसा करें कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फिर से अमेंड करके उसमें कंपल्सरली इनको एम्पावर कर दें कि ये जो मैटर्स हैं ये इनके पास रहेंगे। तो कहने का मतलब है 1992 जब अमेंडमेंट हुई, 2019 में हम कहां की बात कर रहे हैं? हमने कहा स्ट्रक्चर हो गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन हो गया, स्टेट फाइनेंस कमीशन हो गया, सब बातें हो गई। लेट अस मूव फॉरवर्ड, लेट अस कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर देम, सो इट विल नॉट बी लेफ्ट टू द स्टेट कि स्टेट इनको पावर्स देगी, दे विल ड्राइव पावर्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर्स ड्राइव करती हैं फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पंचायत और म्यूनसिपलिटीज का भी ऐसा होना चाहिए, दे शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर्ड। अभी क्या है कि किसी स्टेट में पंचायत की पावर्स कम है, किसी स्टेट में ज़्यादा है। जो स्टेट गवर्नमेंट वो विल दिखाती है, वो इच्छा शक्ति होती है कि हमने इनको एम्पावर करना है, हमने इनको एक अच्छे इंस्टीट्यूशंस के उस पर डेवलप करना है, तो वो तो उनको एम्पावर करते हैं। बट देयर आर सर्टन स्टेट, जैसे आपने कहा, वो थोड़ी रिलक्टेंट रहती हैं इनको एम्पावर करने में। बट दिस इज़ ए प्रोसेस। मुझे लगता है ये पंचायत और म्यूनसिपलिटीज़ भी अपने आप में ओवर द ईयर्स आप देखो तो स्ट्रेंथन होती जा रही हैं। आप कश्मीर के जो हालात हैं, उन हालात की तरफ अगर मैं आपको लेके जाऊं, तो ये कहा गया था कि जब डीडीसी के चुनाव होंगे, प्रत्याशी तो होंगे लेकिन वोटर नहीं होंगे। लेकिन बहुत बड़ी तादाद में कश्मीर घाटी में भी, और अच्छी खासी तादाद कही जा सकती है, और जो देश भर का के यही आंकड़े रहते हैं 41%, 51%, तो लोग वोट डालने के लिए निकले, लोगों ने डीडीसी के चुनाव में वोट डाला। क्या आप ये कहेंगे कि लोगों ने किसी खौफ या किसी डर के कारण वोट डाला है, या वाकई उनको ये लग रहा है कि उन्हें एम्पावर किया जा रहा है, और आप इसको लोकतंत्र की कितनी बड़ी जीत मानते हैं? देखो, जीत तो है, जैसे आपने खुद ही कहा कि बहुत पार्टिसिपेशन हो रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी। 370 के बाद कहा गया था कि लोग तो आएंगे ही नहीं। देखिए, ऐसा है ना, एक पॉलिटिकल वैक्यूम भी होने लगा स्टेट में। असेंबली इलेक्शन अभी हमें पता नहीं कब होगी, डिलिमिटेशन का प्रोसेस ऑन है, कितना टाइम लगता है। तो ये मैं तो मानता हूँ ये बहुत अच्छे टाइम पे ये डीडीसी की इलेक्शन हो रही है। लोगों को वो जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम दिख रहा था ना, वो लोगों को फिल होता हुआ दिख रहा है। और लोग मैंने तो देखा, आप खुद ही कितने लोगों को मैंने देखा, आपको बात करते हुए, जहां आप देख रहे हैं बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं, है ना, एमपीज जो हैं वो भी कैंपेनिंग कर रहे हैं। सो बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि ये तो बड़ी छोटी सी इलेक्शन है। ये छोटी इलेक्शन नहीं है, ये बहुत बड़ी इलेक्शन है। आपने देखा होगा जब बीएमसी की, बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की इलेक्शन होती है, तो पूरे कंट्री में एक व्हाई नॉट, हमारे जम्मू में ऐसा क्यों नहीं, हमारे जेएंडके में ऐसा क्यों नहीं हो, क्यों ना हो, हमारी जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है वो और स्ट्रेंथन हो, उनके पास और पावर्स हो, है ना। तो अल्टीमेटली मैं ये मानूंगा कि ये एक बहुत बड़ी जीत है, वाकई बहुत बड़ी जीत है। और ये किसी गवर्नमेंट की या किसी पार्टी की जीत नहीं है, मैं इसको लोगों की जीत मानता हूं। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, और लोगों को अभी भी जो पार्टिसिपेशन हुई है, मैं तो कहता हूं इससे भी डबल होनी चाहिए, 70-80% तक पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। प्रवीण जी, स्तर क्या रहा है अभी तक जो आप देख रहे हैं कैंपेनिंग हो रही है, उसके स्तर को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कहीं से कोई कंट्रोवर्शियल बयान अभी तक, बड़ा कोई कंट्रोवर्शियल किस्म का बयान सुनने में नहीं आया। एक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश यूटी अध्यक्ष, उन्होंने कोई एक बयान दे दिया था, उसके अलावा कोई ऐसा मुद्दा नहीं। तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि रोशनी का मुद्दा, क्या आपको लगता है कि ये राजनीतिक ज़्यादा है और
मंशा जो सरकार की है कि मतलब वाकई इसके ऊपर कोई एक्शन भी हो गया? आपको लग रहा है कि राजनीति है फिलहाल, चूंकि चुनाव है तो चुनाव में इसका ढोल नगाड़ा बजाना जरूरी है? देखिए, कोई भी इलेक्शन होती है ना, हर पार्टी चाहती है कुछ ना कुछ सामने। वैसे आप एसेस क्या कर रहे हैं, इस तरह अभी तक कैसा रहा है चुनाव? मैं तो ठीक ही मानता हूँ। जहाँ तक रोशनी की बात है, मे बी आप इसको इस तरह से देखते हो कि अभी इसको ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, लेकिन ये जो पटिशन थी काफ़ी देर से कोर्ट में पेंडिंग थी, तो इट मे बी ए कोइंसिडेंस कि वो जो हुआ वो अभी होने लगा। लेकिन ये पटिशन कोई नई नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता ये प्रोसेस 2 महीने या 6 महीने पहले स्टार्ट हुआ। हाँ, हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और वैसे भी जब पॉपुलर गवर्नमेंट रहती है तो बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रेशर रहता है, बहुत सारे लोग सिस्टम के अंदर से इन्वॉल्व होते हैं, तो शायद वो चीज़ें बाहर नहीं आती। पर इस वक्त तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं। क्या आपको लगता है कि रोशनी के मुद्दे को लेकर आप जब जनता के बीच में जाएंगे, क्या कोई ट्रैक्शन है? क्या इससे कोई वोटों में या चुनावी समीकरणों में बदलाव आ सकता है? मुझे नहीं लगता उसको लेके कोई इलेक्शन में कोई ज़्यादा फर्क पड़ता होगा। लेकिन लोग इसमें ज़रूर इंटरेस्टेड रहते हैं कि हमें पता तो हो कि हो क्या रहा है, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए। जब किसी का नाम आ रहा है या किसी के बारे में कहा जा रहा है कि, मैं ये नहीं मानता कि सारे के सारे लोग जिन्होंने रोशनी में अपनी लैंड को रेगुलराइज कराया होगा, प्रॉपर पेमेंट करके करवाया होगा, सब के सब खराब होंगे, मैं नहीं मान सकता। कुछ जगहों पे हो सकता है अंडर वैल्यूएशन हुई हो, प्राइस फिक्सेशन कमेटी ने किसी को फेवर किया हो। एक ब्लैंकेट मैं ये कह दूं कि सब कुछ गलत है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं पर्सनली। मुझे लगता है हाँ, कुछ केसेस हो सकते हैं, और सरकार की भी कोशिश यही होनी चाहिए, कोई केस टू केस इस पूरे सिस्टम को देखा जाए। जहां गवर्नमेंट को लगता है किसी को फेवर किया गया है, अंडर वैल्यूएशन की गई है, प्राइस फिक्सेशन कमेटी ने किसी को फेवर किया है, उन केसेस में एक्शन होना चाहिए। मैं ये नहीं मानता कि 100% ये सब गलत हुआ है। आखिर में आपसे कि डीडीसी के चुनावों के बाद, जब डीडीसी के चुनाव हो जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिटीज़ बनेंगी, क्या आपको लगता है कि सरकार इनको उस तरीके से एम्पावर करेगी कि वाकई ये एज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो है फंक्शन करना शुरू करेंगे, या इनका हाल भी बीडीसी के जैसा होगा कि आपने किसी बीडीओ साहब को नाराज़ कर दिया, वो 4 सरपंच ले आए, कहा भाई निकाल दो इसको बाहर, ये सरपंच, ये बीडीसी चेयरमैन हमारे काम का नहीं? क्या आपको लगता है कि ये एम्पावर हो पाएंगी? आपका जो रिलेटिव एक्सपीरियंस है जम्मू कश्मीर की राजनीति का, यहाँ के राजनीतिक माहौल का? देखिए, मैं ये मानता हूँ जो पहले राजनीतिक माहौल था और जो अब है और जो आगे होगा उसमें डिफरेंस है, ये मैं मानता हूँ। बहुत सारी चीज़ें आज तक नहीं हुई क्योंकि हम एक क्लोज्ड सिस्टम में ऑपरेट कर रहे थे। नो, द सिस्टम हैज़ ओपनड अप। आप इस प्रोसेस को रोक नहीं सकते। स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं होता था ना, अब होगा। स्टेट फाइनेंस कमीशन भी बनेगा, रेगुलर इलेक्शंस भी होंगी, है ना, ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जब आप तीनों टीयर्स के लिए डायरेक्ट इलेक्शंस करवाएंगे ना, इट्स ए वंडरफुल थिंग। आप सोचो, आप ग्राम पंचायत के मेंबर्स को भी इलेक्ट करोगे, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर्स को भी इलेक्ट करोगे, डीडीसी के मेंबर्स को भी इलेक्ट करोगे, स्टेट गवर्नमेंट को भी इलेक्ट करोगे और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इलेक्ट करोगे। यू कैन सी टू इट, है ना। तो मुझे लगता है ये बदलाव है और ये बदलाव जारी रहेगा, और आप देखेंगे एम्पावर भी किया जाएगा इन बॉडीज़ को, क्योंकि तभी तो ये हम लोग बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं इन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन से, बट ये सब चीज़ें करने के लिए यू नीड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होगा? इनकी अपनी जो रेवेन्यू जनरेटिंग जो कैपेसिटी होगी वो बढ़नी पड़ेगी, इनको आपको एम्पावर करना पड़ेगा। दे कैन इम्पोज सर्टेन काइंड्स ऑफ टैक्सेस, तभी तो इनके पास पैसा आएगा। आप देखिए, कुछ म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हमारी ऐसी हैं, उनका बजट हमारे स्टेट बजट जैसा होता है। वो कहाँ से आते हैं पैसे? स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल और स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स रन कर रही है म्यूनसिपलिटीज, वो हमारे J&K में कहाँ है? वाई दैट इज मिसिंग? दैट विल कम ओनली व्हेन दीज पंचायत्स एंड दीज म्यूनसिपलिटीज दे आर गिवन पावर्स। एंड सर्टनली देखो, एक आप देखेंगे ये लोकल इंस्टीट्यूशंस उन पावर्स को एक्सरसाइज करने में भी रिलक्टेंट रहते हैं। क्यों? क्योंकि ओपोजिशन होती है। लोग एक्सपेक्ट तो करते हैं कि इंस्टीट्यूशन से सब कुछ मिले, लेकिन कंट्रीब्यूट भी तो करना पड़ता है ना। हम सब लोग जब तक कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तब तक ये होगा नहीं। तो लोकल जो लीडरशिप होती है वो भी नॉर्मली रिलक्टेंट रहते हैं, उनको लगता है लोग हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे, तो वैसा चलेगा नहीं। अल्टीमेटली व्हेन यू थिंक ऑफ वेलफेयर इन द लॉन्गर रन, you have to impose various kinds of taxes also, and then certainly you have the resources, and then you can provide the basic amenities also which is expected from these institutions. बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना, ये प्रवीण शर्मा जी थे, और साफ तौर पे इनका ये कहना है
कि डीडीसीज का जो ये चुनाव कराया गया है ये केंद्र सरकार की तरफ से मास्टर स्ट्रोक है, और इस मास्टर स्ट्रोक के बाद अब नजर इस चीज पर होगी कि क्या डीडीसीज वाकई जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंटल लैंडस्केप में कोई बड़ा बदलाव लाने में कामयाब होंगी कि नहीं।